स्टूडेंट्स, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं NIOS हिस्ट्री कोड 315 का चैप्टर 3 क्लास 12 के लिए, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। पहला टॉपिक है हमारा इसमें सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं, उसके बारे में हमें बताना होता है। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। चाहे सिंधु घाटी सभ्यता बोलो या हड़प्पा सभ्यता बोलो, बात एक ही है। सेकंड पॉइंट है, यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिणी एशिया के पश्चिम भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। पहले यह सभ्यता थी जब पाकिस्तान भारत में ही शामिल था, उससे बहुत सालों पहले 2500 ईसा पूर्व में दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि अभी है ये पाकिस्तान में और पश्चिमी भारत में फैली हुई है। यानी कि वो इलाके अभी कहाँ पर है, पश्चिम पाकिस्तान में और पश्चिमी भारत में। सिंधु थर्ड पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन के 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यता से भी अधिक उन्नत थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो इन तीनों से उन्नत थी। किस किस से? मिस्र, मेसोपोटामिया और भारत, चीन के 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं से भी अधिक विकसित। कौन सी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता। फोर्थ पॉइंट है, 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई। तो इन 2 जगहों की, 2 नगरों की खोज कब हुई थी? सन 1920 में, जब उत्खनन कर रहे थे सिंधु घाटी का। फिफ्थ पॉइंट है, हड़प्पा की खोज 1921 में की थी दयाराम साहनी जी ने, और मोहनजोदाड़ो की खोज की थी 1922 में राखल दास बनर्जी जी ने। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा की खोज किसने की या मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की। तो आपका आंसर पता चल गया है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज करी और राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ये भी कई बार आ जाता है 1 मार्क में कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता के चरण। सिंधु घाटी सभ्यता के चरण को 3 भागों में बांटा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के 3 चरण हैं। प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता, सेकंड परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता, थर्ड उत्तर हड़प्पाई सभ्यता। प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक थी। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक थी। उत्तर हड़प्पाई सभ्यता 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक थी। ये आपको ध्यान रखा है। 3 सिंधु घाटी सभ्यता के 3 चरण कौन से थे, आपको याद रखने हैं। ये सभ्यता निम्न क्षेत्रों में फैली हुई थी। कौन कौन से क्षेत्रों में फैली थी? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम उत्तर प्रदेश, इनमें फैली हुई थी। इस सभ्यता के मुख्य स्थान कौन कौन से? जम्मू और कश्मीर में मांडा, अफगानिस्तान में शोरतुलाई, पश्चिमी पंजाब में, जो कि अब पाकिस्तान में है, हड़प्पा, सिंध में मोहनजोदड़ो और चौंदड़ो राजस्थान में कालीबंगन, गुजरात में लोथल और धोलावीरा, हरियाणा में बनवाली और राखीगढ़ी, महाराष्ट्र में दैमाबाद। ये है इसके मुख्य स्थान। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना। कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की नगर योजनाएं कैसी थी, वो किस तरीके से अपने नगर योजना बनाया करते थे। यह एग्जाम में आता है आपके। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में नगर की सड़कें एवं मकान सुनियोजित ढंग से बनाए जाते थे। मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, यानी कि अच्छे ढंग से बनाई जाती थी सड़कें, मकान भी, और पक्की ईंटों से मकान बनाए जाने लग गए थे हड़प्पा सभ्यता में। सिंधु घाटी की ईंटें एक निश्चित अनुपात में बनाई जाती थी। अधिकांश ईंट आयताकार आकार की होती थी। ईंट की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुपात 4:2:1 का था। ठीक है। नगर 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना होता था। 2 भाग में विभाजित हुआ था। एक तो
एक भाग था छोटा लेकिन ऊंचाई पे बना होता था, तो नगर का दूसरा भाग कहीं अधिक बड़ा परंतु नीचे बनाया जाता था। ऊंचे भाग को दुर्ग और निचले भाग को निचला शहर का नाम दिया गया है। दुर्ग को कच्ची ईंटों के चबूतरे बनाया जाता था, इसलिए यह ऊंचे होते थे। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि निचले शहर से अलग किया गया था। दुर्ग में खाद्य भंडार, गृह, महत्वपूर्ण कार्यशालाएं, धार्मिक इमारतें तथा जन इमारतें थी। निचले भाग में लोग रहा करते थे। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषता इसकी जल निकास प्रणाली भी थी। सड़कों तथा गलियों को ग्रिड पद्धति यानी कि जालनुमा में बनाया गया था। सड़कें सीधी थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि 90 के एंगल पे काटती थी। ऐसा मालूम पड़ता है यानी कि पहले नालियों के साथ गलियां बनाई गई थी और फिर उनके अलग अलग बगल मकानों का निर्माण किया गया था। जहां पर घर है उसके बगल में ही एक नाली निकाल दी इस तरीके से, जैसा कि आप आज के समय में भी देख सकते हैं। नालियां ईंटों तथा पत्थर से ढकी होती थी, जिसके निर्माण में प्रमुखतः ईंट और मोर्टार का प्रयोग किया जाता था, पर कुछ जगह चूने और जिप्सम का प्रयोग भी मिलता था। तो कहीं पे तो ईंटों का प्रयोग किया गया था, जिप्सम का भी प्रयोग किया जाता था कुछ जगहों पे। सिंधु घाटी सभ्यता के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की तरफ ना खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे, लेकिन लोथल में ऐसा नहीं मिलता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के दरवाजे और खिड़कियां क्या मिलते थे, सड़क की तरफ ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे, पर लोथल में नहीं मिलता ऐसा। मकान में स्नान घर यानी कि स्विमिंग पूल गली तथा अथवा सड़क के नजदीक बनाया जाता था। मकान में स्नान घर प्रमुखतः बनाई जाती थी, गली अथवा सड़क के नजदीक बनाया जाता था स्नान घरों को। अब है हड़प्पा में आर्थिक क्रियाकलाप। ये आपने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के चरण, और यहाँ पढ़ा आपने हड़प्पा सभ्यता की नगर योजनाएं किस तरीके से बनाया जाता था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हड़प्पा में आर्थिक क्रियाकलाप कैसे होते थे, आर्थिक जीवन कैसा था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जीवन कृषि और पशुपालन पर टिका हुआ था। इस सभ्यता के लोग दूध से बनी वस्तुएं, गेहूं, जौ, बांस, कछुए, भेड़ का मांस आदि खाते थे। लोग आटा को चक्की द्वारा ना पीसकर सिलबट्टे से आटा पीसते थे। तो अभी तो आटा चक्की में पीसते, पर वो सिलबट्टे में पीस देते थे। इस सभ्यता में खजूर की खेती भी होती थी। तो इस सभ्यता में खजूर की खेती भी होती थी। फर्स्ट पॉइंट है कृषि, जिसपे वो लोग निर्भर रहा करते थे आर्थिक के लिए, पैसों के लिए। हड़प्पा सभ्यता की समृद्धि इसकी फली फूली विकसित आर्थिक गतिविधियों पर आधारित थी, जैसे कृषि, कला, शिल्प, व्यापार। सिंधु नदी की उपजाऊ कछार भूमि ने यहाँ की अत्यधिक कृषि उपज में अपना भारी योगदान किया। इससे हड़प्पा के लोगों को आंतरिक और बाह्य दोनों स्तरों पर उद्योगों को विकसित करने में भी सहायता मिली। कृषि के साथ साथ पशुपालन हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का आधार था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे स्थानों पर मिले कोठार अन्न भंडार के काम में लिए जाते थे। तो आपने यहाँ पढ़ा है कि आर्थिक गतिविधि के लिए जो कृषि बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ पर कृषि होगी, कला, शिल्प, व्यापार। और सिंधु नदी की उपजाऊ कछार भूमि ने यहाँ की अत्यधिक कृषि उपज अपना भारी योगदान दिया था। इससे हड़प्पा के लोगों को आंतरिक और बाहरी दोनों स्तर पर उद्योगों को विकसित करने में सहायता मिल गई थी। वह अब हमने इंडस्ट्रीज टाइप उद्योग स्थापित कर रहे थे। कृषि के साथ साथ पशुपालन था, हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का आधार था। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी क्या था, हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का आधार। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे स्थानों पर मिले कोठार अन्न भंडार के काम में लिए जाते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में और लोथल जैसे स्थानों पर जो मिले कोठार मिले हैं, अन्न भंडार के काम में लिए जाते थे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इस NIOS के किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे ये वो सोशियोलॉजी हो, किसी भी सब्जेक्ट को आप उसके वीडियो प्लस में PDF नोट्स को अगर लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से जॉन अकेडमी की ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। वहां आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स, PDF नोट्स मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम
ये हमने पढ़ लिया है कृषि। फिर है उद्योग और शिल्प। हड़प्पा के लोग लोह के अतिरिक्त यानी लोहे के अतिरिक्त लगभग सभी प्रकार की धातुओं से परिचित थे। लोहे के बारे में तो पता ही था और बाकी सारी चीजों के बारे में पता था, धातुओं के बारे में उन्हें। वे सोने और चांदी की वस्तुएं बनाते थे। सोने की वस्तुओं में मोती, बाजूबंद, सुइयां और अन्य गहने शामिल थे, परंतु सोने से ज्यादा चांदी का उपयोग अधिक प्रचलन में था। बहुत बड़ी संख्या में चांदी के गहने, तस्त्रियां इत्यादि प्राप्त हुई हैं। तांबे के औजार और अस्त्र शस्त्र भी बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। सामान्यतः औजारों में कुल्हाड़ी, आरी, छैनी, चाकू, भाले की नोकें और तीरों के शीर्ष इत्यादि शामिल हैं। तो ये सभी सारी चीजें उस समय में उनको लोहे का तो ज्ञान था ही, सोने चांदी का भी ज्ञान था और चांदी की वस्तुएं ज्यादा, चांदू की धातु ज्यादा प्रचलित थी। थर्ड है हमारा व्यापार। हड़प्पा के लोगों की नगरीय अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी उनका आंतरिक और बाह्य दोनों, यानी कि अंदर का, देश के अंदर, बाह्य मतलब विदेशों में, दोनों तरह का व्यापारिक तंत्र जाल यानी कि नेटवर्क्स, सबसे मिलजुल के रहना, व्यापार करना। नगर की आबादी अपने खाद्य और अन्य जरूरी चीजों के लिए अपने आसपास के गांव पर निर्भर थी, इसलिए गांव शहरों के परस्पर संबंध विकसित हुए। इसी प्रकार शहरों के शिल्पकारों को अपनी चीजें बेचने के लिए बाजारों की जरूरत थी, इससे शहरों के बीच परस्पर संपर्क स्थापित हुए। तो जो व्यापार के लिए वो उन्होंने संपर्क बनाए शहरों से भी, अपने देश के अंदर के राज्यों से भी और बाहर के देशों से भी, ताकि उनके व्यापार में बढ़ोतरी हो सके। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, हमने यहाँ कवर करा है। अगर आप इसके नेक्स्ट वीडियो को देखना चाहते हैं और इसके नोट्स लेना चाहते हैं पीडीएफ, तो जॉन एकेडमी की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें।